गुरुकुल साइंस एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन फिजिक्स क्लास में आपका स्वागत है। चैप्टर नंबर 14 परमाणु में अपन ने आयनन विभव तक पढ़ लिया था। इसके बाद अगला जो टॉपिक है वो आता है इसमें उत्तेजन विभव। उत्तेजन विभव की यदि बात करें तो किसी भी परमाणु का बाह्यतम कोश लें। ये नाभिक हो गया, ये वृत्तीय कक्षाएं हो गई। इन वृत्तीय कक्षाओं में किसी भी परमाणु का बाह्यतम कोश लिया। इस बाह्यतम कोश से इलेक्ट्रॉन को जब बाहर निकाला जाएगा तो उसे तो कहेंगे अपन आयनन विभव या आयनन ऊर्जा। अब यदि इसमें निम्न ऊर्जा स्तर से कोई इलेक्ट्रॉन है, उसको किसी उच्च ऊर्जा स्तर में भेजना है, तो इस कंडीशन में इसे दी जाने वाली जो ऊर्जा होगी उस ऊर्जा को उत्तेजन ऊर्जा ई कहा जाएगा। तथा इस उत्तेजन ऊर्जा को देने के लिए इलेक्ट्रॉन को जिस वोल्टता या विभवांतर से त्वरित किया जाएगा उसे कहेंगे उत्तेजन विभव। यानी उत्तेजन विभव की यदि परिभाषा देखें तो क्या होगी, किसी भी परमाणु के निम्न ऊर्जा स्तर से इलेक्ट्रॉन को किसी उच्च ऊर्जा स्तर में स्थानांतरित करने के लिए उसे दी जाने वाली ऊर्जा कहलाएगी उत्तेजन ऊर्जा। और उत्तेजन ऊर्जा देने के लिए इलेक्ट्रॉन को जिस वोल्टता या विभवांतर से त्वरित किया जाएगा उसे उत्तेजन विभव कहेंगे। अब जैसे यदि हाइड्रोजन परमाणु की अपन बात करते हैं तो हाइड्रोजन परमाणु में n बराबर 1 ऊर्जा स्तर में एक इलेक्ट्रॉन क्या होता है, विद्यमान होता है। ये यहां पर n बराबर 1 ऊर्जा स्तर है। इस इलेक्ट्रॉन को n बराबर 1 ऊर्जा स्तर से n बराबर 2 ऊर्जा स्तर में यदि भेजना है तो इसे दी जाने वाली ऊर्जा कहलाएगी उत्तेजन ऊर्जा। और इस उत्तेजन ऊर्जा को देने के लिए जिस विभवांतर से इस इलेक्ट्रॉन को त्वरित किया जाएगा वो विभवांतर कहलाएगा उत्तेजन विभव। तो यहां पर इसे कहेंगे प्रथम उत्तेजन विभव। यदि इस इलेक्ट्रॉन को n बराबर 1 से n बराबर 3 में भेजना है तो इसे कहा जाएगा द्वितीय उत्तेजन विभव। और यदि इस इलेक्ट्रॉन को यहां पर n बराबर 1 से n बराबर 4 में भेजना है तो इसे कहा जाएगा यहां पर तृतीय उत्तेजन विभव। यानी प्रथम उत्तेजन ऊर्जा जो होगी हाइड्रोजन परमाणु के लिए, प्रथम उत्तेजन ऊर्जा किसके लिए, हाइड्रोजन एटम के लिए या हाइड्रोजन परमाणु के लिए, वो क्या हो जाएगी यहां पर ई बराबर क्या हो जाएगा E2 माइनस E1। हाइड्रोजन परमाणु में दूसरे ऊर्जा स्तर की जो ऊर्जा होती है ई वो होती है अपने पास माइनस 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस, फिर ये होगा प्रथम ऊर्जा स्तर की ऊर्जा होती है माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहां से यदि इसको हल किया तो हल करने पर यह आएगा माइनस 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्लस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी ई बराबर आ जाएगा अपने पास 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यह आएगी प्रथम उत्तेजन ऊर्जा। अब यहां से यदि उत्तेजन विभव निकालना है तो यहां आ जाएगा अपने पास उत्तेजन विभव। और उत्तेजन विभव क्या आ जाएगा, वी बराबर ई अपॉन क्या हो जाएगा ई। तो यहां से 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन ई, यानी यह आ जाएगा अपने पास 10.2 वोल्ट। यह कहलाएगा प्रथम उत्तेजन विभव। यदि द्वितीय उत्तेजन विभव निकालना है तो n बराबर 3 ऊर्जा स्तर की ऊर्जा यानी माइनस 3.4 के स्थान पर यहां पर माइनस 1.51 रखना पड़ेगा। और चौथे के लिए निकालना है तो यहां पर माइनस 3.4 के स्थान पर माइनस 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रखना पड़ेगा। यह कहलाएगी प्रथम उत्तेजन ऊर्जा। द्वितीय उत्तेजन ऊर्जा के केस में E3 आएगा, E3 का मान माइनस 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। और तृतीय उत्तेजन विभव में E4 आएगा जिसका मान यहां पर माइनस 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। यह कहलाएगा उत्तेजन विभव। तो उत्तेजन विभव की परिभाषा क्या होगी, किसी भी परमाणु के निम्न ऊर्जा स्तर से इलेक्ट्रॉन को किसी उच्च ऊर्जा स्तर में भेजने के लिए उसे दी जाने वाली ऊर्जा कहलाएगी उत्तेजन ऊर्जा। और उत्तेजन ऊर्जा को देने के लिए इलेक्ट्रॉन को जिस वोल्टता या जिस विभवांतर से त्वरित किया जाएगा उस वोल्टता या विभवांतर को कहेंगे अपन उत्तेजन विभव। तो यहां पर हाइड्रोजन परमाणु n बराबर 1 ऊर्जा स्तर की ऊर्जा होगी माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दूसरे ऊर्जा स्तर की ऊर्जा होगी माइनस 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तीसरे ऊर्जा स्तर की ऊर्जा होगी माइनस 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, चौथे ऊर्जा स्तर की ऊर्जा होगी माइनस 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहां से जैसे n बराबर 1 ऊर्जा स्तर से 2 में भेजा है तो प्रथम उत्तेजन विभव कहलाएगा, n बराबर 1 से 3 में भेजा है तो द्वितीय उत्तेजन विभव कहलाएगा, n बराबर 1 से यदि 4 में भेजा है तो यह कहलाएगा तृतीय उत्तेजन विभव।
हाइड्रोजन परमाणु में प्रथम उत्तेजन विभव का यदि मान निकाला तो प्रथम उत्तेजन विभव का मान कितना आएगा, 10.2 वोल्ट के रूप में क्या होगा यहां पर प्राप्त होगा। इसके बाद अगला जो टॉपिक है वो आता है बोर मॉडल की कमियां। नील्स बोर ने अपना परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया था और इस परमाणु मॉडल के आधार पर उसने बोर कक्ष में इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या ज्ञात की, इलेक्ट्रॉन का वेग ज्ञात किया, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा ज्ञात की, इलेक्ट्रॉन का तरंगदैर्घ्य ज्ञात किया। साथ में उसने हाइड्रोजन के रैखिक स्पेक्ट्रम की भी क्या कर दी, व्याख्या कर दी। लेकिन बोर मॉडल की जो कुछ कमियां हैं उनका उल्लेख करें तो बोर मॉडल की कमियों की यदि बात करें तो पहली कमी बोर की प्रथम परिकल्पना थी। प्रथम परिकल्पना क्या थी, kZe² बराबर mv²/r। इस परिकल्पना में यहां पर चिरसम्मत भौतिकी का प्रयोग किया गया है, जबकि बोर की दूसरी और तृतीय जो परिकल्पना है, दूसरी परिकल्पना का मैथमेटिकल रूप mvr बराबर nh/2π, तृतीय परिकल्पना का मैथमेटिकल रूप h न्यू बराबर en2 माइनस क्या है, en1। यहां पर क्वांटम भौतिकी का प्रयोग किया गया है। तो बोर ने अपनी प्रथम परिकल्पना में चिरसम्मत भौतिकी का प्रयोग किया, जबकि द्वितीय और तृतीय परिकल्पना में उसने क्वांटम भौतिकी का प्रयोग किया, और दोनों भौतिकी का एक साथ प्रयोग करना गलत है। दूसरी जो इसकी कमी थी, इसमें नाभिक को स्थिर माना गया है, और नाभिक यदि स्थिर है तो नाभिक केवल तभी स्थिर हो सकता है जबकि उसका द्रव्यमान क्या हो, अनंत हो, जो कि संभव नहीं है। तीसरी जो कमी इसमें थी वो थी कि इसने दूसरी परिकल्पना में जो mvr बराबर nh/2π है, इसे बोर का क्वांटम प्रतिबंध कहते हैं। इसमें इन्होंने माना कि इन कक्षाओं में घूमते समय इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा में कोई हानि नहीं होती। लेकिन इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा में कोई हानि क्यों नहीं होती, इसका कोई कारण इन्होंने प्रस्तुत नहीं किया। चौथी कमी थी विद्युत क्षेत्र का स्टार्क प्रभाव और चुंबकीय क्षेत्र का जीमान प्रभाव। इन प्रभावों की व्याख्या करने में क्या रहे, ये असफल रहे। पांचवी जो कमी थी, विद्युत जो क्या नाम से हाइड्रोजन का जो रैखिक स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है, उस रैखिक स्पेक्ट्रम में लाइमन श्रेणी, वामर श्रेणी, पाशन श्रेणी, ब्रैकेट श्रेणी और फुंड श्रेणी की रेखाएं प्राप्त होती हैं। लेकिन इन श्रेणी की रेखाओं के साथ साथ कुछ सूक्ष्म संरचनाएं प्राप्त होती हैं। उन सूक्ष्म संरचनाओं की जो तीव्रता है उसकी व्याख्या करने में भी बोर का मॉडल क्या रहा, असफल रहा। और छठी कमी थी, इलेक्ट्रॉन पर कोलंबियन बल लगता है, यानी उसमें व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन होता है, और यदि वहां पर व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन होगा तो उस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन का जो पथ है वो एक दीर्घवृत्ताकार पथ होना चाहिए, ना कि वृत्तीय पथ होना चाहिए। जबकि बोर ने इलेक्ट्रॉन के वृत्तीय पथ की कल्पना की थी, यानी इलेक्ट्रॉन पर एक आकर्षण बल लगता है kZe/क्या होता है, r²। इस बल को कोलंबियन आकर्षण बल कहेंगे, और कोलंबियन जो आकर्षण बल होगा तो यहां पर इस बल में दूरी के व्युत्क्रम वर्ग के नियम की क्या होती है, पालना होती है। इस कारण से इलेक्ट्रॉन का जो वृत्तीय पथ न होकर कैसा होगा, दीर्घवृत्ताकार पथ होना चाहिए। तो ये बोर मॉडल की 6 कमियां हैं। इन कमियों के आधार पर बोर के परमाणु मॉडल को भी, वैसे तो सही वास्तविकता में बोर के परमाणु मॉडल को ही आधार माना गया, लेकिन बोर के परमाणु मॉडल को भी इन कमियों के बाद लगभग असफल माना गया। और इसके बाद समरफेल्ड का परमाणु मॉडल आया जो कोर्स में नहीं है। अंतिम टॉपिक इस चैप्टर का है बोर के क्वांटम प्रतिबंध का डी ब्रोगली परिकल्पना के आधार पर सत्यापन। तो यहां से इस टॉपिक की यदि बात करें तो बोर के क्वांटम प्रतिबंध का डी ब्रोगली परिकल्पना से सत्यापन। बोर के क्वांटम प्रतिबंध की यदि बात करें, उसका डी ब्रोगली परिकल्पना के आधार पर क्या करना है, सत्यापन करना है।
बोर के क्वांटम प्रतिबंध में बोर की दूसरी परिकल्पना है जिसमें अपन ने mvr बराबर nh/2π रखा है, तो इसे बोर का क्वांटम प्रतिबंध कहेंगे। और डी ब्रोगली परिकल्पना के आधार पर इसको सत्यापित करना है। प्रकाश विद्युत प्रभाव जो 13वां चैप्टर था उसमें अपन ने डी ब्रोगली परिकल्पना का एक मैथमेटिकल रूप पढ़ा था, लैम्डा बराबर h/ क्या था, p। लैम्डा यहां पर तरंगदैर्घ्य था, h प्लांक नियतांक था और p यहां पर क्या है, संवेग को व्यक्त करता है। तो लैम्डा बराबर क्या है अपने पास, h/p। ये बोर का क्या है, क्वांटम प्रतिबंध है। ये तो है बोर का क्वांटम प्रतिबंध, ये है डी ब्रोगली परिकल्पना। तो ये हो गया अपने पास बोर का क्वांटम प्रतिबंध, इसको प्रूफ करना है। और ये हो गया अपने पास डी ब्रोगली समीकरण। और इस समीकरण के आधार पर यदि ये वाला सूत्र प्राप्त कर लें तो बोर के क्वांटम प्रतिबंध का डी ब्रोगली परिकल्पना के आधार पर क्या हो जाएगा, सत्यापन हो जाएगा। इसके लिए क्या करना है, जैसे ये अपने पास नाभिक हो गया, नाभिक पर आवेश क्या है, Ze है। और यहां पर r त्रिज्या का एक वृत्तीय पथ है, इस वृत्तीय पथ में एक इलेक्ट्रॉन लिया, ये इलेक्ट्रॉन इस r त्रिज्या के वृत्तीय पथ में क्या करेगा, परिक्रमण करेगा। तो यहां पर ये एक r त्रिज्या के वृत्तीय पथ में क्या कर रहा है, परिक्रमण कर रहा है। इलेक्ट्रॉन r त्रिज्या के वृत्तीय पथ में परिक्रमण करता है तो डी ब्रोगली ने बताया था कि कोई भी कण जब गतिशील अवस्था में होता है तो वो एक तरंग के रूप में क्या करता है, व्यवहार करता है। तो मान लिया ये इलेक्ट्रॉन जब यहां पर इस r त्रिज्या के वृत्तीय पथ में परिक्रमण कर रहा है तो यहां पर इसके द्वारा बनने वाली जो तरंगे हैं उन तरंगों की संख्या मान लिया कितनी है, n है। तो ये यहां पर n तरंगे क्या करता है, निर्मित करता है। एक तरंग की यदि बात करें तो यहां से यहां तक इस तरंग का तरंगदैर्घ्य लैम्डा होगा और यानी इसके द्वारा चली गई दूरी कितनी होगी, लैम्डा होगी। ये दूसरी तरंग है तो ये 2 लैम्डा हो गया। इसी प्रकार से n तरंगे यदि बनाएगा तो n तरंगे जब बनाएगा तो r त्रिज्या के इस वृत्तीय पथ में इन तरंगों के रूप में चली गई दूरी कितनी हो जाएगी, n लैम्डा हो जाएगी। यानी यहां से इलेक्ट्रॉन द्वारा तय दूरी कितनी होगी, 2πr, और वो किसके बराबर होगी, यहां पर n लैम्डा के क्या होगी, तुल्य होगी। तो यहां से लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन द्वारा तय दूरी, ठीक है, ये हो जाएगी तरंगों की संख्या और इनटू क्या हो जाएगा, तरंग दैर्ध्य। इलेक्ट्रॉन द्वारा तय दूरी की यदि बात करें तो r त्रिज्या का एक वृत्तीय पथ पूर्ण होने पर इलेक्ट्रॉन यहां पर 2πr यानी वृत्त की परिधि के बराबर की दूरी को क्या करेगा, तय करेगा। तो इलेक्ट्रॉन द्वारा तय दूरी कितनी हो गई, यहां पर 2πr हो गई। तरंगों की संख्या कितनी है, यहां पर ये n तरंगे बन रही है तो इन तरंगों की संख्या कितनी हो गई, n हो गई। और एक तरंग का जो तरंगदैर्घ्य होगा वो कितना होगा, लैम्डा है, तो तरंग का तरंगदैर्घ्य कितना हो जाएगा, n लैम्डा हो जाएगा। तो यहां से एक मैथमेटिकल फॉर्मूला आएगा 2πr इक्वल टू क्या आएगा, n लैम्डा। यदि इस चीज को आगे हल करें तो यहां से अपन इसको हल करेंगे तो यहां पर क्या आ जाएगा अपने पास 2πr और ये बराबर क्या हो जाएगा, n लैम्डा हो जाएगा। डी ब्रोगली परिकल्पना में चूंकि लैम्डा बराबर h/ क्या होता है, p होता है, तो यहां से h/ क्या आ जाएगा, mv आ जाएगा। p को अपन mv लिख सकते हैं, p क्या चीज है, संवेग है, तो संवेग को द्रव्यमान इंटू क्या लिख सकते हैं, वेग लिख सकते हैं। यहां जो p है वो p बराबर क्या हो जाएगा अपने पास, mv हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 2πr बराबर h, n आएगा पहले, n h/ क्या आ जाएगा, mv। इस mv का इधर गुणा कर दिया तो यहां से 2πmvr बराबर क्या हो जाएगा, nh, या ये आ जाएगा mvr बराबर nh/ क्या हो जाएगा, 2π। ये बोर के क्वांटम प्रतिबंध को क्या करता है, समीकरण को दर्शाता है। तो इस समीकरण को अपन ने डी ब्रोगली परिकल्पना के आधार पर प्राप्त किया है, तो ये कहलाएगा बोर के क्वांटम प्रतिबंध का डी ब्रोगली परिकल्पना के आधार पर सत्यापन। इसके बाद यदि कोई भी इलेक्ट्रॉन जो वृत्तीय पथ में गति करता है उसके द्वारा निर्मित तरंगों की संख्या केवल 1 हो, उन तरंगों की संख्या 2 हो, या उन तरंगों की संख्या कितनी हो, 3 हो, यानी यहां जो n का मान है वो n1 भी हो सकता है, n2 भी हो सकता है और n3 भी हो सकता है। तो उस स्थिति में जो निर्मित तरंग हैं उन तरंगों के यदि डायग्राम अपन बनाएं तो वो डायग्राम इस प्रकार से प्राप्त होंगे। यहां से निर्मित तरंगों की यदि अपन बात करें तो निर्मित तरंगों में क्या होगा, जैसे Ze तो हो गया नाभिक पर आवेश, E हो गया इलेक्ट्रॉन पर आवेश, और ये त्रिज्या क्या हो गई, R हो गई।
ये इलेक्ट्रॉन यहां पर इस r त्रिज्या के वृत्तीय पथ में क्या कर रहा है, परिक्रमण कर रहा है। अब यदि यहां से देखें कि ये इलेक्ट्रॉन केवल एक तरंग निर्मित करता है, तो उस आधार पर ये इसका आधा पार्ट तरंग का और ये अगला आधा पार्ट तरंग का। यहां तरंग की संख्या n बराबर कितनी होगी, 1 होगी। यानी सूत्र क्या आ जाएगा, 2 पाई r बराबर n की जगह 1 और यहां क्या आ जाएगा, लैम्डा। तो यहां से बोर का क्वांटम प्रतिबंध mvr बराबर क्या आ जाएगा, 1 h अपॉन क्या आएगा, 2 पाई। ये बोर का क्वांटम प्रतिबंध क्या होगा, प्राप्त होगा। यदि यहां पर तरंगों की संख्या कितनी हो, 2 हो, तो ये यहां पर अपने पास क्या हो गया, Ze नाभिक पर आवेश हो गया, E इलेक्ट्रॉन पर आवेश हो गया, त्रिज्या क्या हो गई, r हो गई, और इलेक्ट्रॉन इस r त्रिज्या के वृत्तीय पथ में क्या कर रहा है, परिक्रमण कर रहा है। यदि यहां पर निर्मित जो तरंगे हैं उन तरंगों की संख्या कितनी हो, 2 हो, तो यहां से यह कंडीशन होगी, ये एक तरंग और ये दूसरी तरंग। ये एक तरंग यहां से स्टार्ट हुई, यहां जाकर खत्म हो जाएगी, दूसरी तरंग यहां से स्टार्ट हुई और यहां जाकर क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। यानी यहां पर n बराबर कितना होगा, 2 होगा। तो ये आ जाएगा 2 पाई r बराबर 2 और क्या आ जाएगा, लैम्डा, या mvr बराबर n h अपॉन क्या आएगा, 2 पाई। n के स्थान पर क्या रख दिया अपन ने, 2 रख दिया। तो ये n बराबर 2 तरंगों का एक डायग्राम हो गया। इसके बाद यदि तरंगों की संख्या कितनी हो, 3 हो, तो कंडीशन क्या हो जाएगी, ये Ze नाभिक पर आवेश हो गया, ये E इलेक्ट्रॉन पर आवेश हो गया, त्रिज्या क्या हो गई, r, और इलेक्ट्रॉन इस r त्रिज्या के वृत्तीय पथ में परिक्रमण कर रहा है। तो निर्मित तरंगों की संख्या यदि 3 है, तो यहां से ये एक तरंग हो गई, ये दूसरी तरंग हो गई और ये तीसरी तरंग हो गई। तो यहां पर n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। इक्वेशन क्या आ जाएगी, 2 पाई r बराबर 3 और क्या आ जाएगा, लैम्डा आ जाएगा, या mvr बराबर 3h अपॉन क्या हो जाएगा, 2 पाई आ जाएगा। यानी इलेक्ट्रॉन जब गति करता है केवल एक तरंग बनाएगा, तो ये एक तरंग हो गई, 2 तरंग बनाएगा तो यहां पर 2 तरंग हो गई, 3 तरंग बनाएगा तो यहां पर कितनी तरंग हो गई, 3 तरंग हो गई। ये अपने पास बोर के क्वांटम प्रतिबंध से डी ब्रोगली परिकल्पना का जो सत्यापन करते हैं, तो उसमें इलेक्ट्रॉन r त्रिज्या के वृत्तीय पथ में जब परिक्रमण करेगा, तो r त्रिज्या के वृत्तीय पथ में घूमते समय जो इलेक्ट्रॉन है उसके द्वारा निर्मित तरंगों की संख्या 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, या कुछ भी संख्या हो सकती है। तो उसका डायग्राम इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, अपन बना सकते हैं। इस प्रकार से इस चैप्टर में अपन ने परमाणु के बारे में पढ़ा है। परमाणु क्या होता है, परमाणु के बारे में बताने वाले पहले वैज्ञानिक महर्षि कणाद थे। उसके बाद 1803 में डाल्टन ने अपने परमाणु सिद्धांत को प्रतिपादित किया, जिसमें उसने परमाणु को एक अविभाज्य कण माना था, सबसे सूक्ष्मतम अविभाज्य कण माना। उसके बाद 1897 में थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की, और इलेक्ट्रॉन की खोज के बाद सन 1904 में उसने अपना परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया था, लेकिन उस मॉडल में कमियां थी, इस कारण से वो फेल हो गया। इसके बाद सन 1911 में गाइगर तथा मार्सडन के साथ मिलकर रदरफोर्ड ने एक प्रयोग किया था, और रदरफोर्ड ने प्रयोग के आधार पर नाभिक की खोज की थी। नाभिक की खोज के बाद उसने अपना परमाणु मॉडल दिया था, और उस परमाणु मॉडल में भी कुछ कमियां थी, इस कारण वो भी मॉडल क्या हो गया, फेल हो गया। इसके बाद सन 1913 में नील्स बोर नामक वैज्ञानिक ने अपना परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया, जिसमें उसने 3 परिकल्पनाएं दी, और ये परमाणु मॉडल लगभग सही साबित हुआ। इस आधार पर 1923 में नील्स बोर को नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। बोर मॉडल के आधार पर बोर कक्ष में इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या का सूत्र ज्ञात किया है। बोर मॉडल के आधार पर बोर कक्ष में इलेक्ट्रॉन का वेग ज्ञात किया है। बोर मॉडल के आधार पर बोर कक्ष में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा का सूत्र ज्ञात किया है। बोर मॉडल के आधार पर बोर कक्ष में इलेक्ट्रॉन के तरंगदैर्घ्य का सूत्र भी ज्ञात किया है। तरंगदैर्घ्य के आधार पर हाइड्रोजन के रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या की गई, और रेखीय स्पेक्ट्रम में लाइमन, वामर, पाशन, ब्रैकेट और फुंड श्रेणियां क्या होती हैं, प्राप्त होती हैं। इसके बाद अपन ने आयनन विभव और उत्तेजन विभव की डेफिनेशन देखी। फिर बोर मॉडल की कमियां, बोर मॉडल की कमियों के बाद लास्ट जो टॉपिक था वो था बोर के क्वांटम प्रतिबंध का सत्यापन डी ब्रोगली परिकल्पना के आधार पर। तो डी ब्रोगली परिकल्पना के आधार पर बोर के क्वांटम प्रतिबंध को सत्यापित किया गया। तो इस प्रकार से इस चैप्टर से एक क्वेश्चन 2 नंबर का आता है और एक क्वेश्चन 1 नंबर का आता है। यहां पर स्पेक्ट्रमी रेखाओं की संख्या को ज्ञात करने का एक सूत्र और ज्ञात करेंगे। जैसे कोई भी हाइड्रोजन परमाणु है, उसमें 1 इलेक्ट्रॉन विद्यमान होता है, और 1 इलेक्ट्रॉन यदि उसमें विद्यमान है
तो वो एक इलेक्ट्रॉन ऊर्जा को पाकर किसी भी उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाता है। उच्च ऊर्जा स्तर में जो संख्या है वो मान लिया n है, और वो उस उच्च ऊर्जा स्तर से किसी निम्न ऊर्जा स्तर में लौटेगा। ठीक है, तो वहां से प्राप्त स्पेक्ट्रमी रेखाओं की कितनी संख्या होगी उस संख्या को ज्ञात कर सकते हैं। तो यहां से एक सूत्र लिखेंगे, स्पेक्ट्रमी रेखाओं की संख्या को ज्ञात करने का सूत्र है, और वो सूत्र क्या है? स्पेक्ट्रमी रेखाओं की संख्या, इसको ज्ञात करने का सूत्र है n इंटू n माइनस 1 अपॉन क्या हो गया 2। हाइड्रोजन परमाणु में या एक इलेक्ट्रॉन वाला कोई नाभिक हो, कोई परमाणु हो, जैसे हाइड्रोजन परमाणु, उसके लिए नियम लागू होगा, हीलियम प्लस आयन के लिए नियम लागू होगा, लिथियम 2 प्लस के लिए नियम क्या होगा? लागू होगा। यानी बोर का जो परिकल्पना है वो केवल एक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु पर ही क्या होती है? प्रभावी होती है, या एक इलेक्ट्रॉन वाले आयन पर ही क्या होगी? प्रभावी होगी। एक से अधिक इलेक्ट्रॉन यदि हैं तो उसके लिए प्रभावी नहीं होता। अब जैसे मान लिया हाइड्रोजन जो परमाणु है उसमें n बराबर 4 ऊर्जा स्तर में कोई इलेक्ट्रॉन चला गया, तो यहां से प्राप्त स्पेक्ट्रमी रेखाओं की कुल संख्या कितनी होगी? तो n बराबर 4 में है, तो यहां से स्पेक्ट्रमी रेखाओं की संख्या यदि अपने को ज्ञात करनी है, तो स्पेक्ट्रमी रेखाओं की संख्या ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या है? n इंटू n माइनस 1 अपॉन क्या है? 2 है। तो यहां से लिख सकते हैं n का मान 4, 4 माइनस 1/2, 4 गुणा 3/2, ये 2 बार कट गया, 6। तो यहां पर 6 स्पेक्ट्रमी रेखाएं क्या होंगी? प्राप्त होंगी। यदि इसको डायग्राम में दर्शाएं तो ये अपने पास n बराबर क्या हो गया? 1 हो गया, ये अपने पास n बराबर 2 हो गया, ये अपने पास n बराबर 3 हो गया, ये अपने पास n बराबर कितना हो गया? 4 हो गया। n बराबर 4 से कोई भी इलेक्ट्रॉन पहले 3 में जा सकता है, फिर यहां आ सकता है, और फिर वो यहां आ सकता है। 3 रेखाएं हो गई। इलेक्ट्रॉन जब यहां है तो यहां से यहां आ सकता है, यहां से यहां आ सकता है, और एक ये हो जाएगी। तो टोटल संख्या कितनी हो जाएगी? 3 रेखाएं ये आएगी, 2 रेखाएं प्राप्त होगी, और 1 रेखा ये आएगी। यानी लाइमन श्रेणी की रेखाओं की संख्या 1, 2 और 3 होगी, वामन श्रेणी की रेखाओं की संख्या 1 और 2 होगी, और पाषाण श्रेणी की रेखाओं की संख्या कितनी होगी? 1 होगी। तो इस आधार पर हाइड्रोजन परमाणु या एक इलेक्ट्रॉन वाले किसी भी आयन में इलेक्ट्रॉन ऊर्जा को पाकर किसी उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाए, और उच्च ऊर्जा स्तर से जब वो किसी निम्न ऊर्जा स्तर में लौटता है तो उसके द्वारा प्राप्त होने वाली स्पेक्ट्रमी रेखाओं की संख्या को ज्ञात करने का एक सूत्र होता है। तो स्पेक्ट्रमी रेखाओं की संख्या इक्वल टू क्या होगा? n इंटू n माइनस 1 अपॉन क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। हाइड्रोजन परमाणु के लिए नियम लागू होगा, हीलियम प्लस आयन के लिए, लिथियम 2 प्लस आयन के लिए भी नियम क्या होगा? लागू होगा। जैसे n बराबर 4 ऊर्जा स्तर में कोई इलेक्ट्रॉन चला गया, तो वहां से प्राप्त स्पेक्ट्रमी रेखाओं की कुल संख्या यदि याद करनी है तो उसका फॉर्मूला लगा देंगे n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2। n की जगह 4 रखा, हल किया, तो हल करने पर स्पेक्ट्रमी रेखाओं की संख्या कितनी प्राप्त होगी? 6 प्राप्त होगी। ये 6 रेखाएं इस प्रकार से क्या होगी? प्राप्त होगी। इस प्रकार से चैप्टर नंबर 14 जो 3 नंबर का चैप्टर है, टोटल नंबर कितने हैं इसके? 3 हैं, और इसमें से एक क्वेश्चन 2 नंबर का आता है, एक क्वेश्चन 1 नंबर का आता है। ये क्वेश्चन यहाँ पर टोटल चैप्टर 3 नंबर का है, और एक क्वेश्चन 2 नंबर का, एक क्वेश्चन 1 नंबर का है। इससे संबंधित जो बोर्ड में आए हुए प्रश्न हैं